स्वागत है आज की इस डाउट क्लास 2 में। हम लोग इसके पहले वाले डाउट क्लास में कुछ टेंस के सेंटेंसेस को अच्छे से देखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि जो डाउट क्लास का मतलब क्या होता है, कि जैसे कुछ चीज़ें जो हमें डाउट करती हैं अक्सर, जैसे कुछ बी वर्ब्स होती हैं, कुछ डू वर्ब्स होती हैं और कुछ हैव वर्ब्स होती हैं। तो आखिर बी वर्ब्स कौन कौन से होती हैं? बी का मतलब होता है होना, यानी जब कभी भी कोई चीज़ होने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पे बी वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए, होने के लिए सहायक क्रिया होती हैं या होने वाली क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। और डू वर्ब्स जो होती हैं, डू का मतलब होता है केवल करना, डू का मतलब होता है केवल करना। तो करने वाली कौन कौन सी सहायक क्रिया होती है? जैसे होता है डू, डज और डिड। और हैव वर्ब्स का मतलब होता है पास, यानी किसी भी चीज़ का पास होना, ठीक है। तो हैव वर्ब्स होती है हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो कब ये सभी जो बी वर्ब्स, डू वर्ब्स और जो हैव वर्ब्स है, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और कब मेन वर्ब की तरह? तो देखिए, हम अक्सर सभी लोग जानते हैं कि ये जितनी भी आपको दिख रही हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या होती हैं? एक तरह से तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यदि टेंस में देखा जाए तो जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में इसका प्रयोग हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं तब वहाँ पर यह जो होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हम कहें कि ही इज़ अ बॉय, ठीक है, वह एक लड़का है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? ही इज़ अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे एक बार इज लिखा गया। अब हम कहें कि ही इज़ प्लेइंग, ठीक है। देखिए, दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बहुत छोटे से हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ प्लेइंग। अब थोड़ा सोचिए, यहाँ पर भी इज आया है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों में इज में क्या अंतर है? क्या दोनों जगह यह हेल्पिंग वर्ब ही है या कभी मेन वर्ब भी है? तो देखिए, एक इसको जानने का तरीका होता है कि जब कभी भी इन सभी वर्ब्स के बाद, ठीक है, यदि कोई क्रिया ऐसी आएगी जो करने वाली होगी, करने का मतलब जैसे उठना, बैठना, सोना, हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं हो, यदि ये सब क्रियाएं आ जाएंगी, ठीक है, और इसके पहले जैसे इसमें देखिए उठना, बैठना, खेलना, सोना, पढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भी तो क्रियाएं हैं। इस क्रिया के पहले क्या आया है? इज, इज आया है, तो इसके बाद भी तो एक क्रिया आई है, ठीक है, तब यह इज हमारा क्या कहलाएगा? तब ये हमारा कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ही इज अ बॉय। अब देखिए, क्या इस इज के बाद कोई भी क्रिया आई है? जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, गाना, सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो यही इज, एम, आर हमारी क्या बन जाती है? मेन वर्ब। और यहाँ पर यह हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन वर्ब क्या हो जाएगी? प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी किसी भी वाक्य में यदि इज, एम, आर, वाज, वर, यदि इसके बाद कभी भी कोई नाउन आएगा, नाउन जैसे देखिए लड़का, लड़की, लड़के, ये सब क्या होते हैं? नाउन ही तो होते हैं। यदि किसी नाउन के पहले ये सभी बी वर्ब्स आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब्स। यदि कभी किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आए, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, तो तब यही सब सहायक क्रियाएं हमारी क्या कहलाएंगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। देखिए, यह हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और मेन वर्ब जो होती हैं। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब कब होंगी? जब इसके बाद कोई नाउन होगा। हेल्पिंग वर्ब कब होंगी? जब इसके बाद कोई मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये जो तीनों होती हैं, ये हमारे कौन से टेंस के लिए होती हैं? ये होती हैं प्रेजेंट के लिए। और ये दोनों जो वर्ब्स होती हैं ये होती हैं पास्ट के लिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। यदि हम कहें कि वो एक लड़की थी, क्या कहेंगे? शी वॉज अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पर भी वॉज आया, यह क्या है? मेन वर्ब है। अब हम कहें कि शी इज कुकिंग फूड, तो क्या कहेंगे? या फिर शी वॉज कुकिंग फूड, तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है, तो इस वॉज को हम क्या कहेंगे? यह है हमारा मेन वर्ब और यह क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके बाद एक आई है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब करने वाली क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से यह जो वॉज वर्ब होता है यह हमारी क्या होती है? ठीक है, में पास्ट के लिए होता है और इज एम आर जो होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों को जान लेते हैं कि जब कभी इसके बाद कोई नाउन आया तो यही हमारी मेन वर्ब, यदि इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो यही सहायक क्रियाएं या मेन वर्ब्स हमारी क्या बन जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये थी बात इज एम आर वॉज वर्ब क्या होने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डू वर्ब्स को। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है ही डज हिज वर्क, दूसरा है आई डू माई वर्क, तीसरा है यू डिड योर वर्क। ठीक है, अब थोड़ा देखिए कि यह जो वाक्य है ये अफर्मेटिव का है और यह जो वाक्य है यह निगेटिव का है। तो देखिए यहाँ पर भी डज का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी, तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डज लगा है यह क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? अब थोड़ा एक नई चीज़ देखिए, जैसे हमने आपको कभी न कभी बता रखा है कि दुनिया की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो सभी की सभी क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। ठीक है, ये प्लूरल कैसे होती हैं थोड़ा आप देखिए। जैसे यदि मैं कहूँ कि आई गो टू स्कूल, क्या कहूँ? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यदि कहा जाए कि वह स्कूल जाता है तो क्या कहेंगे? ही गोज टू स्कूल। अब देखिए यदि गो बहुवचन नहीं होता तो ये आई क्या है? प्लूरल होता है। यदि ये प्लूरल नहीं होता तो इसके साथ भी यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि गो या फिर दुनिया की कोई भी वर्ब हमेशा क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। और उसको हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? हम लोग अक्सर ये नियम पढ़ते हैं कि किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में, नाउन में या वर्ब में, ठीक है, यस या यस लगाने से वो चीज़ें बहुवचन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नियम थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब वर्ब्स में कभी भी यस या यस लगता है तो वह चीज़ें प्लूरल नहीं बल्कि क्या बन जाती हैं? वो सिंगुलर बन जाती हैं। कैसे? देखिए डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब क्या होता है? करना। यह प्लूरल है कि सिंगुलर है? ठीक है, यह देखिए प्लूरल है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि आई डू माई वर्क, ठीक है, अब मैं कहूँ कि वह अपना काम करता है तो क्या कहेंगे? ही डज हिज वर्क। देखिए यहाँ पे हमने डज लगाया, यहाँ पे हमने डू लगाया है। बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसकी हिंदी होगी कि मैं अपना काम करता हूँ, ता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो फिर कुछ लोगों के मन में आएगा कि जब ता हूँ या ती है, ते है, जब शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता है, तो वहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो आखिर इन दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सभी के सभी अफर्मेटिव हैं, तो क्यों आखिर यहाँ पर डू डज का प्रयोग किया गया है? यही कारण है कि यहाँ पे जो डू डज लगा है यह हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या होती हैं? मेन वर्ब भी होती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब होता है करना। अब करना एक मेन वर्ब क्रिया है, करना एक क्या है? क्रिया है। और देखिए
यह प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये जाहिर सी बात है कि प्लूरल है। यदि प्लूरल नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ही है, ही एक सिंगुलर है। अब यह प्लूरल है तभी तो हमने इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या लगा दिया है, ईएस लगा दिया। और आई प्लूरल है, इसके साथ डू भी प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर ईएस का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये कारण होता है, या फिर ये सही है कि नहीं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं ये सभी की सभी हमेशा कौन सी फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, एक वचन के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पर यह डू है, ठीक है, ये डज है और ये क्या है, डू है। ये डू को ही हमने डज बनाकर इसको प्लूरल से क्या कर दिया, सिंगुलर बना दिया। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर यस या ईएस लगाने से एक क्रियाएं एक बहुवचन से क्या वचन, एक वचन बन जाती है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर जितनी भी आपको वर्ब्स दिख रही हैं, ठीक है, ये सभी हमारी मेन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हालांकि ये तीनों की तीनों हमारे क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन इन तीनों वाक्य में यदि आप देखें तो ये तीनों की तीनों हमारी क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे हैं, जैसे देखिए इस वाक्य में यहाँ पर भी डज है और यहाँ पर भी डज है, तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ठीक है, तो एक ट्रिक होता है, यदि आप कहीं भी लिखा हुआ देखें कि नहीं, दुनिया में कहीं भी यदि डू लिखा होगा, डज लिखा होगा या फिर डिड लिखा होगा, तो यह कब हेल्पिंग वर्ब होंगी और कब मेन वर्ब होंगी। जब देखिए यदि इनके बाद, ठीक है, यदि इनके बाद नॉट जुड़ा होगा, ठीक है, तो यह सभी की सभी हमारी क्या हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं। ठीक है, ये कंफर्म होगा कि यदि जब यह डू डज डिड यदि लिखा है और इसके बाद यदि नॉट लिखा है तो ये कंफर्म है कि डू डज और डिड यह क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। या तो अब कुछ लोग कहेंगे कि यदि नॉट न हो तब क्या किया जाएगा, तब क्या होंगी, जैसे देखिए यहाँ पर तीनों की जगह पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यह तीनों के तीनों हमारी क्या है, मेन वर्ब है। एक दूसरी कंडीशन होती है कि यह तीनों के तीनों नॉट न होने के बावजूद भी यह तीनों हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। वो कब होता है, जब किसी भी वाक्य की शुरुआत इन्हीं तीनों शब्दों से होगी, तब भी हमारी यह तीनों की तीनों क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। जैसे हम कहें, हमने क्या कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आई डू माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ पर वाक्य अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाऊँ तो मैं क्या कहूँगा, आई डू नॉट डू माई वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या लग गया है, नॉट का प्रयोग। क्या ऐसा भी हो सकता है कि नॉट ना हो फिर भी डू हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी? जी हाँ, एक कंडीशन और है, इसकी हिंदी होगी कि मैं अपना काम करता हूँ, दूसरी की हिंदी है कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्या मैं अपना काम करता हूँ, केवल क्या मैं बोलूँ, उसमें नई शब्द का प्रयोग न करूँ। तो भी ऐसा हो सकता है कि इस डू का प्रयोग हम कहाँ कर देते हैं, किसी भी वाक्य के पहले। आई डू माई वर्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी डू है और यहाँ पर भी डू है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो पहला वाला डू लिखा गया है ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा डू लिखा गया है यह क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे इसमें यह मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा वाला डू है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी वाक्यों में जहाँ पर भी कहीं हमको डू डज डिड लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा, यदि इसके बाद नॉट लगा होगा तो ये पक्का है कि यह तीनों क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। या तो फिर
उन सभी वाक्यों की शुरुआत यदि डू डज डिड से होगी तब वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, विदाउट नॉट, यदि नॉट नहीं आएगा तो भी। तो केवल यही दो कंडीशन होती है इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए, ठीक है। बाकी इसकी और कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि नॉट न आए और सब्जेक्ट के बाद यदि आएगा, ठीक है। मान लीजिए नॉट भी न आए और सब्जेक्ट के बाद यदि डू डज डिड लगा हो, तब यदि आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। जैसे इन तीनों जगह पे देख लीजिए, ठीक है, इसके बाद नॉट नहीं आया है, यदि आप इसको कहेंगे कि यह हमारी मेन वर्ब है तो सही है। यदि आप कह दें कि यह हेल्पिंग वर्ब है तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या है, डज हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इन तीनों में डू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डू का मतलब ही होता है कि करना। इसकी हिंदी क्या होगी कि वह अपना काम नहीं करता है, ठीक है। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, तुमने अपना काम नहीं किया। यह जो बात है पास्ट की है, ठीक है, और यह पास्ट के अफर्मेटिव की है। इसका क्या होगा कि तुमने अपना काम किया तो यू डिड योर वर्क। अब यहाँ पे जो डिड लगा है यह ऐसा नहीं कि यह मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि इसी डू की कौन सी फॉर्म है, यह सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब है, बल्कि ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हमें केवल कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। तो यह जितना भी सेंटेंस तीनों लिखा गया है ये तीनों के तीनों प्रेजेंट के हैं और यह जो तीसरा है यह पास्ट के हैं, ठीक है। अक्सर हमें इन्हीं वाक्यों में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के बाद आप जान जाइए कि इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है। अक्सर हम केवल यही तो कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि कब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होता है और कब मेन वर्ब होता है। तो आज के बाद आप जान लीजिएगा कि जब कभी दो कंडीशन होगी, यदि इसके बाद नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, यदि इन्हीं तीनों शब्दों से वाक्य की शुरुआत होगी और नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तब भी यह हमारी तीनों क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं हैव वर्ब्स। देखिए यहाँ पे लगभग 6 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ये कुछ जगह पास वाली वर्ब्स हैं और कुछ जगह करने वाले वर्ब्स हैं। तो कब करने और कब हैव्स वाले होते हैं, जैसे देखें हमने लिखा है हैव, हैव का मतलब पास होना। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हैज, हैव, हैड, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। देखिए अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि जब कभी इनके पहले यदि कोई नाउन आ जाएगा तो ये सभी के सभी हमारी क्या बन जाएंगी, मेन वर्ब्स, ठीक है। ये तीनों की तीनों जी हैं जो हैं वो हमारी क्या है, मेन वर्ब्स हैं। कैसे? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक जैसे कि यहाँ पर है, ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। यू हैड डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया था। तो देखिए कैसे यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हैज, हैव, हैड तो दिया है, इसके बाद एक और क्रिया आई है, एक है डन, एक है कंप्लीटेड और तीसरा है डन। तो कैसे मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, देखिए क्योंकि इसके बाद एक एक जब दूसरी क्रिया आ जाती है तो वह इसके पहले आने वाली जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि दुनिया की 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कि जिसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, और 5वां है शैल हैव, ठीक है। यदि आप पूरे लाइफ में कहीं पे यदि पढ़ेंगे और यदि इन 5 का प्रयोग
यानी 1 2 3 4 और 5। यदि इन पांचों का प्रयोग कहीं भी यदि आप हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो इसके बाद आने वाली हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर जो हैज, हैव और हैड आई है यह हेल्पिंग वर्ब की तरह है और इसके बाद आने वाली क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा है। ऐसे कि आप देखिए कि डू का मतलब क्या होता है, करना, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, जैसा कि अभी हमने अगली स्लाइड में लिखा था। तो अब डू का मतलब होता है करना और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। हैव का मतलब होता है पास होना, लेकिन यहाँ पर पास का अर्थ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्रिया आई है, तो क्रिया का कौन सा फॉर्म दे दिया है, थर्ड फॉर्म। ठीक, ये तो दोनों प्रेजेंट की बात हो गई। उसी तरह से यह पास्ट के लिए भी होता है कि ही, ठीक है, यू हैड डन योर वर्क, तुमने अपना काम किया था। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों पास्ट के लिए और यह हैड भी पास्ट के लिए कैसे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पास्ट की अंग्रेजी तो हैव होती है, तो यहाँ पे हमने हैज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि थोड़ा देखिए कि यह जो सब्जेक्ट है यह कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यह जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपने टेंस में पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आप जान लीजिए कि हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ पास्ट के लिए हमेशा हैज का ही प्रयोग किया जाता है। ये हमने आपको सिंपल सेंटेंस में डिटेल से बता रखा है, ठीक है। और ये दूसरा हैव जो होता है, हैव का मतलब होता है पास और हैज का भी मतलब होता है पास, लेकिन हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर जो यू हैड लिखा है यह दोनों प्रेजेंट के लिए है और तीसरा पास्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका जो सेंस आ रहा है वो पास्ट के ही सेंस में आ रहा है। जैसे हम कहें ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैड अ लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप था, ठीक है। तो यह जो दोनों क्रियाएं हैं यह हमारे प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। ये दोनों किसके लिए हैं, ये हैं प्रेजेंट के लिए। और जो हैड है यह किसके लिए है, पास्ट के लिए। लेकिन ये सभी की सभी जो होती हैं किसके लिए प्रयोग हुई हैं, पास्ट के लिए, ठीक है। दोनों तीनों जो है मेन वर्ब्स ये सब किसके लिए, केवल पास्ट के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। दोनों प्रेजेंट और तीसरा हैड, ये पास्ट। देखिए अब हैड एक ऐसी हैव वर्ब्स है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। तो इसलिए क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स जब एक ही रहता है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा आप उसी हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि दुनिया की जितनी भी मेन वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स होती हैं, सभी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा उसी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें ये बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, ठीक है। उसे पढ़ना चाहिए तब भी ही शुड रीड ही होगा, क्यों, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है। अब चाहिए के लिए तो केवल शुड ही इंग्लिश होती है ना, तो आप वहाँ पर आई के लिए ऐसा नहीं कि कोई दूसरे, मतलब चाहिए के लिए दूसरी इंग्लिश, और ही के साथ जब शुड लगाएंगे या चाहिए का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर चाहिए के लिए दूसरी इंग्लिश लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो हमने हैड का प्रयोग किया है ये भी एक पास्ट के लिए है, लेकिन यह पास्ट टेंस के लिए है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा सबके साथ किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग, ठीक है। तो आप जान लीजिए यह पांचों बी वर्ब्स होती हैं, ये प्रेजेंट के लिए और ये दोनों पास्ट के लिए। यह मेन वर्ब्स भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। यह तीनों जो होती हैं यह डू वर्ब्स होती हैं, मतलब करने के लिए, लेकिन यह एक बार हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और एक बार करने के लिए भी प्रयोग होती हैं। यह तीनों जो हैं ये पास्ट के लिए हैं,
तो यह दोनों जो हैं वो प्रेजेंट के लिए और यह जो हैड है वो पास्ट के लिए, ठीक है। और यह तीनों एक बार मेन वर्ब्स भी होती हैं और एक बार हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सभी मॉडल वर्ब्स या फिर बी वर्ब्स या फिर डू वर्ब्स या फिर हैव्स वर्ब्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक छोटी सी वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ आपका डाउट ज़रूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए डाउट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।